जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में जो चर्चा की थी वो रासो ग्रंथों के विषय में चर्चा की थी, जिसमें हम मुख्य रूप से पीसल देव रासो और खुमार रासो के बारे में बात कर चुके थे। खुमार रासो में बड़ा विवाद है। माना जाता है कि पूरे खुमार रासो में तीन खुमार राजाओं की बात मिलती है। उनमें से जो तृतीय दूसरे राजा थे, खुमार द्वितीय जो थे, वो सबसे इम्पोर्टेंट थे। उन्हीं के विषय में उन्हीं की 24 लड़ाइयों का वर्णन भी मिलता है, युद्धों का वर्णन मिलता है। इसके साथ हमने जो बात करी वो बीशल देव रासो के बारे में बात की। बीशल देव रासो एक शुद्ध श्रृंगारिक विरह काव्य है, यानी उसमें कोई बनावटीपन नहीं लगता, और उसकी नायिका को शुक्ल जी ने पूरे मध्यकालीन भारत की जवान की तीखी और मन की खरी नायिका कहा है। तो इन दो महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में जो हमने बात की, तो आज जो हमारी चर्चा का विषय होगा वो होगा परमाल रासो। ये वो परमाल रासो है, परमाल रासो, जिसे हम आम भाषा में आलाखंड कह देते हैं। आलाखंड, जो आला उदल की कहानी हम बचपन से सुनते ही आ रहे हैं। महोबा के क्षेत्र में तो आज भी ये गीतों में और कहानियों में, कथाओं में, लोक कथाओं में, नाट्य रूपों में, या नाट्य जो लोक नाट्य होते हैं उनमें हमें देखने को प्राप्त होता ही है। आला उदल दो भाई थे जो राजा परमाल के यहाँ परमर देव जिनका नाम मिलता है, उनके सैनिक थे, सेनापति थे और उत्कृष्ट कोटि के योद्धा थे। एक बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण इनके विषय में एक आलाखंड मिलता है, आला छंद, जिसे आला छंद के नाम से जानते हैं, कि एक के मारे दो मर जावे, तीजो अगस खाए गिर जावे। और आला छंद को पढ़ने का ना अपना ही एक टोन है, स्पीड से पढ़ा जाता है, ओज से पढ़ा जाता है। और जब भी हम आला खंड के छंदों को पढ़ रहे होते हैं या परमाल के छंदों को पढ़ रहे होते हैं, तो अपने आप ही हमारे अंदर उमंग और उत्साह जागृत होने लगता है। जैसे जब हम देशभक्ति गाने सुन रहे होते हैं तो हमारे अंदर रोमांच पैदा होता है, रोंगटे खड़े होते हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम आला खंडों के छंदों को सुन रहे होते हैं, जैसे एक पंक्ति अक्सर एग्जाम में आती है कि 12 वर्ष लो कुकर जीवे और 16 रूजी ऐसे सियार, और बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। एकदम ओजपूर्ण, ओज गुण से परिपूर्ण है ये ग्रंथ। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम प्रारंभ करते हैं परमाल रासो को, जिसके रचनाकार जगनिक जी हैं। और अगर मैं बात करूं रचना काल की, तो इसका रचना काल विक्रमी संवत 1230, विक्रमी संवत 1230। जो ये जगनिक थे, कौन? जगनिक। तो जो ये जगनिक थे ना बच्चे, जगनिक राजा परमार या परमर देव के राजकवि थे, यानी जगनिक के जो आश्रयदाता थे, मैं लिखे देती हूं, जगनिक के आश्रयदाता, आश्रयदाता वो कौन थे? वो परमाल थे, राजा परमाल, राजा परमाल। और जो आला खंड जिस नाम से जाना गया था, वहां पे वो राजा परमाल के ही यहाँ पे, राजा परमाल को ही क्या कहा जाता है? परमर देव। और जो आला उदल थे वो राजा परमार के यहाँ पर ही कौन थे? आ, उनके सैनिक थे। तो पहले हम इस ग्रंथ के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो काव्य रूप है वो गेय है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये ओजपूर्ण रचना है। और आप चाहें तो लोक गेय कह सकते हैं, जैसा कि पहले मैं आपको बता चुकी है, लोक कथाओं में
आला उदल का एक गाना भी आंचलिक क्षेत्रों में सुना है, हालांकि इसका कहीं कोई रिटन व्याख्या तो मुझे नहीं मिलती है, लेकिन वो भी आला उदल से ही संबंधित है। आ, हमारे यानी फैजाबाद के क्षेत्र में ही मैंने सुना है कि ओढ़ो रे दुपट्टा रानी बिजना को। तो ये आला खंड की ही पात्र जो रही हैं उनको लेकर के ये गीत लिखा गया है। और अगर मैं इसकी बात करूं इसकी भाषा क्या है, तो इसकी भाषा छत्तीसगढ़ी मानी, छत्तीसगढ़ी की बनाफरी बोली, यानी कि इसकी जो भाषा है वो है बनाफरी। और ये बनाफरी क्या है, तो ये उपभाषा है। किसकी उपभाषा है? ये उपभाषा है, उपभाषा नहीं सॉरी, उपभाषा तो हमारी पांच ही हैं, उपबोली है। और ये किसकी उपबोली है? तो बच्चे ये छत्तीसगढ़ी की उपबोली है। हमने जो भाषा विज्ञान में सामान्य व्याकरण जो सामान्य हिंदी पढ़ी, उसमें जो हमने पढ़ा कि हमारी हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा जाता है, और उन 5 उपभाषाओं में एक हमारी पूर्वी हिंदी उपभाषा, उस पूर्वी हिंदी उपभाषा में 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ये जो छत्तीसगढ़ी वही वाली छत्तीसगढ़ी है। उस बोली की जो उपबोली है वो उपबोली कौन सी है? वो उपबोली है बनाफरी। तो जो परमाल रासो या आलाखंड जिसे कहा जाता है उसको किस भाषा में लिखा गया? बनाफरी में लिखा गया। बनाफरी किसकी उपबोली है? तो बनाफरी छत्तीसगढ़ की जो बोली है उसकी उपबोली है। नोट कर लीजिए फटाफट से। इसके बाद लिखते हैं इसके बारे में कुछ विशेष तथ्य। लिखिए विशेष तथ्य। तो सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि आल्हा परमाल रासों में क्या है। तो परमाल रासों में महोबा के, कहाँ के? महोबा के तो वीर सरदार, ऐसे लिख लीजिए, महोबा के राजा परमाल के तो वीर सरदार, वीर सरदार। और सरदार कौन कौन है? तो सरदार हैं आला और उदल। वीर सरदार आला और उदल का की वीरता का वर्णन है, कि वीरता का ओजपूर्ण वर्णन है। वीरता का कैसा वर्णन है बच्चे? तो वीरता का ओजपूर्ण वर्णन है। सबसे पहले इसके बारे में जो हम बात जानना चाहते हैं वो क्या है, तो इसका जो कथानक है तो सबसे पहले तो यही है कि राजा जो परमाल है, महोबा के जो राजा थे, राजा परमाल, उनके दो सरदार थे। उनकी लड़ाइयों का या उनकी वीरता का ओजपूर्ण वर्णन किसमें दिया गया है? उसका ओजपूर्ण वर्णन है परमाल रासो में। अब बात करते हैं इसके संपादन के विषय में। तो सर्वप्रथम इसका प्रकाशन, सर्वप्रथम इस ग्रंथ का प्रकाशन, इस ग्रंथ का प्रकाशन फरक्काबाद के फरक्काबाद के तत्कालीन, तत्कालीन यानी जिस समय प्रकाशन करवाया उस समय के, फरक्काबाद के तत्कालीन कलेक्टर, तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट, चार्ल्स
इलियट ने 1865 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में आला खंड नाम से करवाया। यानी सबसे पहले इस ग्रंथ का प्रकाशन किसने करवाया? तो फर्रुखाबाद के जो तत्कालीन कलेक्टर थे, तत्कालीन 1965 में जो कलेक्टर थे, उन्होंने 1965 ईस्वी में, जो कि चार्ल्स इलियट थे, इस रचना का यानी इस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया। और इसके बाद 1920 में सन 1920 ईस्वी, सन 1920 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसका प्रकाशन, इसका प्रकाशन परमाल रासो के नाम से, परमाल रासो के नाम से नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा, काशी द्वारा करवाया। यानी सबसे पहले किसने करवाया? चार्ल्स इलियट ने। उसके बाद किसने करवाया? श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो के नाम से करवाया, जबकि चार्ल्स इलियट ने इसको किसके नाम से करवाया? आला खंड के नाम से करवाया। और एक अंग्रेजी राइटर हुए वाटरफील्ड, वाटरफील्ड ने, वाटरफील्ड ने इस ग्रंथ का, इस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद किया, अंग्रेजी अनुवाद किया। अंग्रेजी अनुवाद किया। अब इसकी प्रामाणिकता की बात करें, प्रामाणिकता, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, अर्ध प्रमाणिक है ये रचना, अर्ध प्रमाणिक। और अर्ध प्रमाणिक इसे किसने माना है? अर्ध प्रमाणिक माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनका कहना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम नामकरण की बात कर रहे थे, कि जिन 12 रचनाओं के आधार पर आचार्य शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर काल कहा है, उनमें से अधिकांश रचनाएं, 12 में से 8 रचनाएं या तो अर्ध प्रमाणिक साबित हुई हैं या अप्रमाणिक साबित हुई हैं। ये कैसे साफ हुआ? अर्ध प्रमाणिक किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट से, उसके बाद एक दो पॉइंट्स और लिख लेते हैं।
इस ग्रंथ में इस ग्रंथ में इस ग्रंथ में अर्थात परमाल रासों में, इस ग्रंथ में वीरता का वर्णन, वीरता का वर्णन, वीरता का वर्णन जितना प्रौढ़ मिलता है, जितना प्रौढ़ मिलता है, उतना अन्यत्र, उतना अन्यत्र दुर्लभ है, दुर्लभ है। और ये भी जैसे कि मैंने आपको बताया, महोबा वगैरह के क्षेत्र में गाया जाता है, महोबा है, वैश्वाड़ है, तो एक बार लिख लेते हैं। इसके पद इसके पद बुंदेलखंड, महोबा व वैसवाड़, वैसवाड़ा के क्षेत्र में के आसपास के क्षेत्र में वर्षा ऋतु में, आसपास के क्षेत्र में वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। वीरता का सबसे उत्कृष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? हमें परमाल रासो या आलाखंड में मिलता है। और इसके जो ग्रंथ जो छंद है वो आज भी बुंदेलखंड है, महोबा है, वैसवाड़ा है, यहाँ पर गाए जाते हैं। इसकी जो एक पंक्ति जो एग्जाम में अक्सर आती है, जो कि मैंने आपको सुनाई कि 12 बरस लू कुकर जीवे और 16 लू जीएसआर, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो लिख लीजिए महत्वपूर्ण पंक्ति। 12 बरस लू कुकर जीवे, नहीं मैंने तो सोचा मैं खुद ही खा के कर लूंगी, 3 ही तो है सही, इतनी अच्छी अच्छी नहीं देती मैं। 12 बरस लू कुकर जीवे, मैं इसको 4 पंक्तियों में लिख देती हूँ, जबकि ये 4 ही है। 12 बरस लू कुकर जीवे, और इसके आगे की पंक्ति जो कि मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, अरु जीलू अरु 16 लो जीएसआर, जीएसआर, बरस 18 क्षत्रिय जीव है। तो ध्यान से सुन लेना इसको, बरस 18 क्षत्रिय जीव है, आगे जीवन को धिक्कार, आगे जीवन को धिक्कार। यानी कि जगनिक जी क्या कहते हैं कि 12 बरस लू तो कुकर यानी कुत्ता जीता है, और 16 लू जीएसआर, और 16 वर्ष तक कौन जीता है? सियार जीता है। बरस 18 छत्री जीव है। सर 18 वर्ष तक की छत्री जिंदा रहता है, अगर इसके बाद अगर वो जिंदा रह रहा है तो उसके जीवन को धिक्कार है। आप समझ रहे हैं ना मैं जो कह रही हूँ? चलिए विविधपूर्ण की रचना है। तो आज एक बार रिपीट कर लेते हैं आज की क्लास में क्या क्या पढ़ लिया। आज जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट्स था वो था परमाल रासो रचना, परमाल रासो रचना जो कि जगनिक के द्वारा लिखी गई 1130 विक्रमी संमत में। अगर हमें ईस्वी बनानी होगी तो हमें इसमें से 57 माइनस कर देने होंगे। जो जगनिक थे उनके आश्रयदाता जो कवि राजा थे, या हम ये कह सकते हैं कि जो परमाल रासो के दो
वीर सरदार थे आला और उदल, उन्हीं के जो राजकवि थे, उनके आश्रम में जो कवि रह रहे थे वो थे जगनिक, और उन्होंने ही राजा और उनके जो दो सेनापति, दो सरदार थे, उनके वीरता की प्रशंसा में जो रचना लिखी वो थी परमाल रासो, जिसका काव्य रूप क्या है, लोक गेय काव्य है ये, और भाषा बनाफरी है जो कि छत्तीसगढ़ की उपबोली मानी जाती है। महोबा के राजा परमार के दो वीर सरदार जो मैं आपको बता चुकी का वीरता का ओजपूर्ण वर्णन है। और सबसे पहले इस ग्रंथ का प्रकाशन फरक्काबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने 1865 में करवाया था आलाखंड के नाम से। इसके बाद में सन 1920 में डॉक्टर श्याम सुंदर के द्वारा इसका परमाल रासो के नाम से नागरिक प्रचारणी संस्था द्वारा प्रकाशन करवाया गया, और वाटरफील्ड ने इस रचना का अंग्रेजी में अनुवाद किया। और इसकी प्रामाणिकता की अगर बात की जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी से अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। वीरता का जितना प्रौढ़ वर्णन हमें परमाल रासो में मिलता है उतना कहीं नहीं मिलता, और इसके पद आज भी महोबा, बुंदेलखंड और बैसवाड़ा क्षेत्र के आसपास गाए जाते हैं वर्षा ऋतु में। और इसकी महत्वपूर्ण पंक्ति है कि 12 वर्ष लू जीवे कुकर और जिये से यार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को देखकर। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं रोकते हैं, और कल जो हमारी चर्चा होगी नेक्स्ट क्लास में वो पृथ्वीराज रासो, जो कि रासो परंपरा के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो कि हिंदी का पहला महाकाव्य भी माना जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।